हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ समय से ज्योग्राफी की श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन में, और इसमें पढ़ रहे हैं हम क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के पिछले दोनों कुछ टॉपिक को हमने सीखा है, पढ़ा है, समझा है। ठीक है, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमिडिटी के बारे में, यानी आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता के पढ़ने के अलावा हम आर्द्रता के जो टाइप हैं, यानी आर्द्रता के प्रकार हैं, जैसे कि सापेक्ष हो गया, निरपेक्ष हो गया, विशिष्ट हो गया, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका हमारे क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसके साथ, तापमान, वायुदाब, सूर्यदाब इत्यादि के साथ मिलकर क्या प्रभाव देता है हमारे मौसम पर, ऋतुओं पर, क्लाइमेट पर, उसी चीज के बारे में हम थोड़ा सा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आप जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। जुड़े रहने को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप आर्द्रता नहीं बढ़िया से समझे होंगे, आर्द्रता बढ़िया से नहीं समझे होंगे, तो आगे जब वर्षण पढ़ेंगे, यानी प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे, संग्रहण पढ़ेंगे, उसको समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आर्द्रता की बात कर लेते हैं डेफिनेशन से। जैसे कि वायुमंडल में वायु होता है, वायु ही होता है, क्योंकि वायु का एक आवरण हमारे चारों तरफ होता है, लेकिन वायु हमें दिखता नहीं किस रंग का है, किस स्वाद का है ना, ये चीज दिखता नहीं है। ऐसे ही जलवाष्प भी हमारे वायुमंडल में विलीन होती है, अदृश्य होती है, वो दिखती नहीं है। जब दिखती नहीं तो क्या है, डेफिनेशन में कैसे बांधेंगे इसे, यानी जलवाष्प की वो मात्रा, या कह सकते हैं वायुमंडल में, कह सकते हैं वायुमंडल में विलीन अदृश्य, अदृश्य का मतलब जो दिख नहीं रहा, अदृश्य जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। बात क्लियर है, आर्द्रता कहलाती है। बात क्लियर हुई, वायुमंडल में विलीन अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता से तात्पर्य, यहां पर डेफिनेशन आपने देख ला, वही डेफिनेशन जो बताया हमने। यहां पे इसकी जो एक विशेषता होती है, आर्द्रता को तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं 1 मिनट के लिए। आपने पढ़ा था इंसुलेशन, इंसुलेशन पढ़ा था, इसके बाद टेम्परेचर पढ़ा था, एयर प्रेशर पढ़ा था, इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं आप, विंड के बारे में भी पढ़ा था, इसके बाद आप पढ़ रहे हैं आज क्या, ह्यूमिडिटी। देखिए, मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, इसकी चर्चा करने के पीछे कारण क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, हमें जो भी पढ़ना है ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ना है हमें पूरे अर्थ को ध्यान में रख के पढ़ना है, पृथ्वी को ध्यान में रख के पढ़ना है। यानी पूरे सतह पर अगर हम बात करें, इक्वेटर से लेके पोल तक, चाहे वो नॉर्थ पोल है चाहे साउथ पोल है, पूरे की कंडीशन को हमें समझना है। ठीक है, जब पूरे के कंडीशन को समझना है, समझने का मतलब, जैसे हमने इंसुलेशन जब पढ़ा था, तो इंसुलेशन पढ़ने के बाद हमने इंसुलेशन के वितरण को पढ़ा था कि जैसे हम इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो परिवर्तन क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी क्षोभ मंडल से हम बहिर्मंडल की तरफ जा रहे हैं तो इंसुलेशन में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में पढ़ा था। ऐसे जब टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसमें भी मैंने यही चीज पढ़ा था। आगे हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर की बात किया गया, प्रेशर को पढ़ा गया, वायुदाब को पढ़ा गया, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा गया। इसके बाद उसके वितरण के बारे में बात की गई। वितरण का मतलब यही कि हम इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाते हैं, क्या डिफरेंस हो रहा है, बात समझ में आ रही है। ऐसे विंड के बारे में पढ़ा, अब ऐसे पढ़ना है ह्यूमिडिटी के बारे में। तो यहां मेरे कहने का आशय क्या है, कहने का तात्पर्य यही है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, टॉपिक को पढ़ने के बाद, टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें उसके कारण को समझना पड़ेगा। हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ना होगा। बात क्लियर है, ठीक है। ये उसी तरीके से जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने का कोई रीजन तो होगा, वो कारण आपका व्यक्तिगत हो सकता है, आपके फैमिली से संबंधित कोई कारण हो सकता है, या किसी की बात लगी हो, या आपको कुछ करने का जज्बा हो, या समाज में कुछ करने का जज्बा हो। ये सब सारी चीजें एक कारण के रूप में देखी जाती है। ऐसे ही आर्द्रता जो आप पढ़ रहे हैं, ह्यूमिडिटी पढ़ रहे हैं, ह्यूमिडिटी पढ़ने के पीछे भी एक कारण है। ठीक है, कारण क्या है, अभी आगे वाली स्लाइड में आप धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। यहां पे हम आर्द्रता को पढ़ेंगे, आर्द्रता को पढ़ने के बाद इसके वितरण को पढ़ेंगे। डेफिनेशन आपने देख ही लिया, आर्द्रता से तात्पर्य वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जलवाष्प की मात्रा से, यानी वायुमंडल में जो भी अदृश्य जलवाष्प की मात्रा है उसी को हम क्या कर लेंगे, सम्मिलित रूप से
आर्द्रता। आर्द्रता को 3 रूपों में प्राप्त किया जाता है। हमारे वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसे 3 रूपों में मिलता है। पहला है क्या, गैसीय अवस्था की हम बात करें तो जलवाष्प के रूप में, जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है। द्रव की बात करें जल की बूंदों के रूप में, कोहरा कुहासा के रूप में, यह हमें दिखता है क्या, ये आर्द्रता है। संघनन का भी एक रूप है, कैसे है अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। और अगला है तीसरा, ठोस के रूप में। ठोस के रूप में क्या है, अगर ठोस हम जलवाष्प की बात करें तो किसमें मिलता है, हिम के रवों के रूप में मिलता है, आइस फॉर्म में मिलता है, स्नो फॉर्म में मिलता है। बात क्लियर है। ये क्या है, जल की ही मात्रा है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं आर्द्रता के प्रकार की। और इससे पहले बात कर लेते हैं आर्द्रता को जो मापन है वो कैसे करते हैं। आर्द्रता का जो मापन करने की प्रक्रिया है, इसे ग्राम प्रति घन मीटर में हम मापते हैं। ग्राम प्रति घन मीटर का मतलब ऐसे इसका नोटेशन होता है, ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता इसके तापमान पर निर्भर करती है। बात समझ गए। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यानी अगर तापमान ज्यादा होगा तो उस वायुमंडल में उपस्थित वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा था, ये आपका अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है। यहां से बात करेंगे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, यह है आपका 23.5 डिग्री साउथ। बात क्लियर है। यहां पर हमने कहा वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता इसके तापमान पर निर्भर करती है। अभी हम वितरण की बात कर रहे थे, अब यहां पे वितरण को ही समझना है। देखिए, तापमान के वितरण को तो आपने समझ लिया है कि ये आपका इक्वेटर है। ये इक्वेटर से लेकर अगर हम बात करें कहां तक, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क यही है, यह मकर है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच इंसुलेशन ज्यादा मिलती है। इंसुलेशन ज्यादा मिलती है यानी सूर्य ताप ज्यादा मिलती है, तापमान भी ज्यादा होगा। अब जब तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां पे कहा जा रहा है आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी जो है ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प को धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। जब जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, कहने का मतलब वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी। बात क्लियर है। तो इस डेफिनेशन से, इस पॉइंट से आपको क्या स्पष्ट हुआ कि जलवाष्प की मात्रा कहां पे ज्यादा होगी, इसके बीच में ज्यादा होगी। लेकिन और भी कंडीशन होती है, जलवाष्प के वितरण की और भी कंडीशन होती है, क्योंकि जो आर्द्रता है, आर्द्रता एक ही नहीं 3 प्रकार की होती है। कैसे, उसको हम 3 प्रकार से कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, आगे उसी के बारे में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम ऑफिशियल जो है, तैयारी वर्ल्ड ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, उस पर आप विजिट करिए, उसको आप सब्सक्राइब करिए। वहां पर पीडीएफ हम डेली का डेली प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आर्द्रता के प्रकार की बात करें, पहला प्रकार है इसका निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कंसंट्रेशन बना के खूब सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों है, इसके पीछे का एक कारण है कि हमें पढ़ना आगे वर्षण के बारे में, हमें पढ़ना आगे संघनन के बारे में, बादलों के बारे में, तो हमें निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता को तो बहुत बढ़िया से समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो वायु के प्रति इकाई आयतन में, या कह सकते हैं इसी को कहते हैं क्या, एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। बात क्लियर हुई। वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। हम बात किसकी कर रहे हैं, एकांक आयतन की। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एकांक आयतन की। एकांक आयतन में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होगी उसे कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बात क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं निरपेक्ष आर्द्रता कैसे निकालेंगे। जैसे हम मान लेते हैं वायुमंडल का ये कुछ घन मीटर एरिया है। एग्जाम्पल पे हमने माना है कि 3 घन मीटर एरिया है। ठीक है, 3 घन मीटर एरिया है, और 3 घन मीटर एरिया है, और हम मान लेते हैं इस 3 घन मीटर एरिया की जो जलवाष्प को धारण करने की क्षमता है ये 90 ग्राम है। कितना है, 90
ग्राम। बात समझ रहे हैं? एक निश्चित एरिया को हमने सेलेक्ट किया, उस एरिया की जलवाष्प धारण करने की क्षमता कितनी है? ये 90 ग्राम। अगर यहां से निरपेक्ष आर्द्रता का मान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता ज्ञात करने के लिए, क्योंकि मात्रा आपने पढ़ा था क्या है, यही होता ना, ग्राम प्रति घन मीटर, यही होता है, आपने पीछे यही देखा था। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 90 ग्राम है, 90 ग्राम। एरिया कितना था? 3 घन मीटर। यहां से कटेगा, कितना मिल जाएगा? 30। इसी को कहेंगे 30 ग्राम प्रति घन मीटर। ये क्या है 30 ग्राम प्रति घन मीटर? इस यूनिट का, इस एकांक आयतन का निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं जो ये निरपेक्ष आर्द्रता है इसके वितरण की। जब हम वितरण की बात करेंगे आर्द्रता की, तो वितरण को हम दो प्रकार से समझेंगे। पहला, एक क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब जब हम इक्वेटर से जाएंगे पोल की तरफ, है ना, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये क्षैतिज वितरण हो गया। एक हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब हम सरफेस से, यानी अर्थ की सतह से जब हम ऊपर जाएंगे वायुमंडल में, कहां पर? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे ऊपर होते जाएंगे, तो निरपेक्ष आर्द्रता के मान में क्या परिवर्तन होगा, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वितरण की। हम क्षैतिज वितरण की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान क्या होता है? घटता है। बात क्लियर है? निरपेक्ष आर्द्रता का मान क्या है? घटता है। ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें, पृथ्वी की सतह पर जब हम ऊपर उठते हैं, यानी सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं, तब भी निरपेक्ष आर्द्रता का मान घटता है। बात क्लियर हुई? आपने भी पढ़ा था, टेम्परेचर जो है, ये तापमान जो है, ये डिसाइड करता है कि जलवाष्प की मात्रा कितनी ज्यादा वायुमंडल में रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी, ये किस पे डिपेंड करता है? तापमान पर। बात क्लियर है? तो यहां पर देख रहे हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने पढ़ा है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? निरपेक्ष आर्द्रता का मान घट रहा है। बात क्लियर है? आप एक एग्जांपल से और समझते हैं। आपका ये अर्थ हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अब हम बात करते हैं, इधर जाएंगे, ये 90 डिग्री क्या है? नॉर्थ है, और ये 90 डिग्री साउथ। एक कॉमन सेंस लगाइए, यहां पे कह रहे हैं जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान घटता है। अब यहां पे देखेंगे भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या हो रहा है? तापमान घट रहा है। भाई घटेगा ही ना, टेम्परेचर तो ज्यादा इसी के बीच में होता है, यानी कर्क और मकर के बीच में, लेकिन इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान कम होगा। तो एक निष्कर्ष यहां से एक और निकाल सकते हैं आप, क्या? कि जो निरपेक्ष आर्द्रता का मान होता है वह तापमान के समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती? अरे भैया, जब तापमान घट रहा है तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान घट रहा है, यही ना हो रहा है। अब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो तापमान में कमी हो रहा है, यहां पर तापमान में कमी हो रहा है, तो क्षैतिज वितरण की बात कर रहे हैं तो निरपेक्ष आर्द्रता की मान भी घट रही है। बस इतना ही आप दिमाग में रखिएगा। क्यों रखना है? अभी आगे इस चीज को भी आप समझेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरी आर्द्रता के बारे में। दूसरा प्रकार है, इसे कहते हैं क्या? विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता यानी वायुमंडल के प्रति इकाई भार में। आपने पीछे क्या पढ़ा था? वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आपने क्या कहा था? निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहां पे प्रति इकाई भार की बात की जा रही है। प्रति इकाई भार में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट आर्द्रता। हम यहाँ पे कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। बात क्लियर है? नहीं है का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष और सापेक्ष आपको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आगे वाले टॉपिक आप नहीं समझ पाएंगे। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान में अगर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा 50 ग्राम है तो कहेंगे विशिष्ट आर्द्रता कितनी होगी? 40 ग्राम प्रति किलोग्राम। कहने का मतलब प्रति किलोग्राम क्या है? प्रति 1 किलोग्राम वायुमंडल में जलवाष्प कितनी है? इतनी। यानी प्रति किलोग्राम
वायुमंडल में जलवाष्प की कितनी मात्रा है, इसी चीज को कहते हैं क्या, विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडल को आप तौल लीजिए, 100 किलोग्राम वायुमंडल में कितना है, 200 किलोग्राम वायुमंडल में कितना है, तो हमें यूनिट निकालना है। एकांक आयतन की, एकांक इकाई की बात कर रहे हैं, एक इकाई की बात कर रहे हैं, यानी एकांक भार की बात करें। एकांक भार का मतलब एक से हम लेते हैं, चाहे वो 1 किलोग्राम में ले चाहे ग्राम में, जैसे जो भी यूनिट मानना होता है। यहाँ पे 1 किलोग्राम भार में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अगर इतना है तो हम कहेंगे उसके विशिष्ट आर्द्रता कितनी है। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, सापेक्ष आर्द्रता की। तीसरा है और सापेक्ष आर्द्रता, इसे कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारण कि जो सापेक्ष आर्द्रता है यह आपका निर्धारण करता है संघनन को, कंडेंसेशन को। अब जब यह संघनन को निर्धारित करेगा, ऐसी कंडीशन में संघनन क्या निर्धारित करता है, बादलों को, कोहरा कुहासा को। अब जब बादल कोहरा कुहासा की बात आई तो ये क्या निर्धारित करते हैं, आपके मौसम की सिचुएशन को। ठीक है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, एक निश्चित तापमान पर वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल के उसी नमूने को संतृप्त करने के लिए, या कह सकते हैं उसकी धारण करने की क्षमता जो होती है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो होती है, इसी के अनुपात को कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे कहा गया एक निश्चित तापमान पर, जैसे मान लेते हैं ये कोई यूनिट है, वायुमंडल की यह कोई यूनिट है, ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, यह कोई यूनिट है और इसका टेम्परेचर मान ले रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक एग्जाम्पल, एक रफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। यहां पे कह रहे हैं निश्चित तापमान पर वायुमंडल के किसी नमूने का मतलब एक सैंपल लिया गया, यही एक सैंपल लिया गया है जिसका निश्चित तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मान लिया ऐसा। कह रहे उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर, यहां पर उपस्थित जलवाष्प कुछ इसकी मात्रा होगी, हम मान ले रहे हैं इसकी मात्रा, इसमें जो उपस्थित जलवाष्प है वो 50 ग्राम है। ठीक है, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी नमूने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, हम मान लेते हैं कि यहां पर ये जो नमूना है, जो सैंपल हमने लिया है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता 100 ग्राम है, यानी 100 ग्राम जलवाष्प ये धारण कर सकता है। देखिए, इससे ज्यादा न धारण करने का मतलब ये होता है कि हर सैंपल की एक निश्चित क्षमता होती है, उतना ही जलवाष्प धारण कर पाएगा। उससे ज्यादा जब जलवाष्प की आपूर्ति उसमें होगा, यानी उससे ज्यादा जलवाष्प जब उसमें आएगा तो वह सापेक्षिक आर्द्रता की बात हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा जलवाष्प जब आएगा तो संघनित होना शुरू हो जाएगा, और जब संघनित होना शुरू हो जाएगा तो वह जल की बूंदों में बनेगा, कोहरा कुहासा जैसी भी कंडीशन होगी क्लाइमेटिक, उसी के अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे कहा जा रहा है एक निश्चित तापमान पर किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर उसी नमूने की जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है, उसी के अनुपात को हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता, यानी सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और इसे जो व्यक्त करने की बात है, इसे हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, किसमें, प्रतिशत में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे एक नमूना हमने लिया है, इस नमूने का नाम हमने रख दिया है ए। ठीक है, और ये 25 डिग्री टेम्परेचर, इसका 25 डिग्री तापमान है। इसमें मौके पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा 50 ग्राम है और इसकी टोटल जलवाष्प धारण करने की क्षमता है 100 ग्राम। तो यहां पर इसकी अगर हम सापेक्ष आर्द्रता निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला थोड़ा सा देख लीजिए। वायु में मौजूद जलवाष्प का भार कितना है, वायु में उपस्थित जलवाष्प का भार बटे आर्द्रता धारण करने की क्षमता गुणे 100%। ठीक है, फार्मूला यही है। तो यहां पर वायु में उपस्थित जलवाष्प का भार कितना है, 50 ग्राम, यही है। धारण करने की क्षमता कितनी है इसकी, 100 ग्राम की। गुणा किससे करना है, 100 से, और ज्ञात कैसे होगा, प्रतिशत में। अब यहां से देखिए कट जाएगा, कितना होगा, कितना होगा, अरे भैया 100 से 100 काट दीजिए, 50 बचेगा। कह सकते हैं क्या, 50%। यानी इस नमूने की सापेक्ष आर्द्रता कितनी है, 50%।
अब बात को समझिएगा, यहां पे 50% क्या डिनोट कर रहा है, यानी कोई ऐसा सैंपल हमने लिया है जिसकी आर्ता धारण करने की क्षमता तो 100% है, लेकिन मौके पे कितनी है, 50%। आप यहां से ऐसे भी समझिएगा, 100 ग्राम क्षमता है, 50 ग्राम है, कहने के बदले कितना है, 50%। यही है सापेक्ष आर्ता आपकी। ठीक है, फिर से समझिएगा, किसी नमूने का किसी निश्चित तापमान पर जो आर्ता है और उसके आर्ता धारण करने की जो क्षमता है, उसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, सापेक्ष आर्ता। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, वितरण की बात कर लेते हैं। वितरण की बात हम जब करेंगे, हमने कहा था वितरण हम दो तरीके से करेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इसका मान बढ़ता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर की बात करें, ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका मान बढ़ता है। अब कंफ्यूजन एक दिमाग में आ सकता है यहां पर, हम जब निरपेक्ष की बात कर रहे थे, तो वहां पे क्या कहा गया था कि जब हम इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जा रहे थे, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे थे, तो मान क्या हो रहा था, घट रहा था। इसके अलावा सरफेस से जब ऊंचाई पर जा रहे थे तब भी आर्ता घट रही थी, निरपेक्ष आर्ता घट रही थी, लेकिन सापेक्ष आर्ता बढ़ती है। अब यहां से एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है, तापमान से इसको रिलेट करेंगे हम तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, आप ये जानते हैं कि जैसे ही हम इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। बात समझ रहे हैं, तापमान में कमी होती है। अब जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी हो रही है, लेकिन आर्ता बढ़ रही है। कौन सी आर्ता की बात हो रही है, सापेक्ष आर्ता बढ़ रही है। कहने का मतलब यहां से निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि सापेक्ष आर्ता और क्या तापमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। कहने का मतलब आप ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, जब पोल की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आपको इतना ही याद रखना है यहां पर कि जब हम इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सापेक्ष आर्ता का मान बढ़ेगा, धरातल से ऊपर जाएंगे सापेक्ष आर्ता का मान बढ़ेगा, निरपेक्ष का घटेगा, सापेक्ष का बढ़ेगा। क्लियर है, निरपेक्ष का मतलब आप समझ लीजिएगा नेगेटिव, एक तरीके से याद करने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। बात क्लियर हो गई। तो आपने आज क्या क्या सीख लिया, आर्ता की परिभाषा, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशेष आर्द्रता। बात क्लियर हो गई। थोड़ी सी एक चीज और बता देते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं संगणन की, हालांकि आप आगे पढ़ने वाले हैं, समझिएगा खूब ध्यान से। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब आपने यही पढ़ा, किसी निश्चित तापमान पर किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी नमूने के धारण करने की क्षमता, कुल जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। कहने का मतलब जैसे कोई सैंपल हमने लिया, अगर मान लेते हैं इसकी जलवाष्प की धारण करने की कुल क्षमता 100 ग्राम है, ये एग्जांपल आपने लिया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और मौके पर यहां पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है 50 ग्राम। बात क्लियर है। तो यहां पर इसकी सापेक्ष आर्द्रता कितना आपने ज्ञात किया था, यही तो किया था भाई, 50 ग्राम बटे 100 ग्राम गुणा किया था किससे, 100% से। आपको क्या मिला था, 100 से 100 कटा था, मिला था 50%। बात क्लियर है, यानी इसकी सापेक्ष आर्द्रता 50% है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं उस पर आते हैं। यहां पे देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हमें इसको संतृप्त करना है, संतृप्त करने का मतलब क्या है, आप व्यवहारिक उदाहरण से समझिएगा कि जैसे आपको भूख लगी है और आपकी 4 रोटी खाने की क्षमता है, कितनी, 4 रोटी खाने की क्षमता है, और आपको 2 रोटी खिला दिया गया, 2 रोटी आप खा चुके हैं, आपकी क्षमता है 4 रोटी खाने की और 2 रोटी आपको खिला दिया गया, तो अभी 2 रोटी की कमी है आपके अंदर, तो क्या कहेंगे, आपकी सापेक्ष आर्द्रता यानी सापेक्ष भूख जो है आपकी अभी 50% बाकी, ये कहेंगे।
अब आपको संतृप्त करना है, यानी संतुष्ट करना है, यानी आपकी भूख को मिटाना है। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। कैसे मिटेगा? पहला कंडीशन तो यह हो सकता है आपको 2 रोटी और खिला दिया जाए। जब 2 रोटी और खिला दिया जाए आपकी भूख मिट जाएगी। कहने का मतलब आप संतुष्ट हो जाएंगे। और वही जो संतुष्टि है, यहां सापेक्षता के माने हम कहते हैं उसे संतृप्त, सैचुरेट। ठीक है, पहली कंडीशन 2 रोटी और खिला दिया जाए तब आप संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसा कुछ किया जाए कि आपकी भूख ही कम हो जाए। आपकी भूख जो 4 रोटी है वो आपकी भूख कम होकर कितनी हो जाए? 2 ही रोटी की रह जाए। 2 ही बात हो सकती है। आपकी भूख की क्षमता 4 रोटी खाने की है, आपको 2 रोटी खिलाया गया, तो भूख बची कितनी है? 2 रोटी की। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? आपको संतुष्ट करने की, आपको संतृप्त करने की 2 कंडीशन हो सकती है। या तो आपको 2 रोटी और खिला दिया जाए, या तो आपकी भूख को घटाकर 2 रोटी पिला दिया जाए। बात क्लियर है? अब इसी चीज को हम जोड़ते हैं सापेक्ष आर्द्रता से। यहाँ पे इस नमूने की बात कर लेते हैं, इस सैंपल की बात कर लेते हैं। इस सैंपल में आपने क्या सीखा है कि यहाँ पे इसकी आर्द्रता 50% है। अब इसको संतुष्ट करना होगा, संतृप्त करना होगा, इसकी 2 कंडीशन बनेगी। क्या? एक तो हम जलवाष्प की आपूर्ति कर दें, जलवाष्प की आपूर्ति कर दें। क्या कर देंगे? जलवाष्प की आपूर्ति की बात है, कहने का मतलब इसमें 50% जलवाष्प है, 50% इसमें और डाल दिया जाए। बात क्लियर है? ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई जा सकती है कि इसके तापमान को देखिए, चूंकि सापेक्ष आर्द्रता और तापमान एक दूसरे से संबंधित है। संबंधित है कि मतलब क्या है? आप देख रहे तापमान जैसे जैसे घट रहा है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ रही ना, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो तापमान घट रहा है, लेकिन सापेक्ष आर्द्रता बढ़ रही है। बात क्लियर है? ऐसे ही आप क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में गिरावट होती है, लेकिन सापेक्ष आर्द्रता बढ़ रही है। कहने का मतलब तापमान में जब गिरावट हो रही है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं? तापमान कम हो रहा है तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही? बढ़ रही है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमें घटाना होगा तो क्या करेंगे? हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अरे भैया, तापमान को अगर हम बढ़ा दें तो इसका मान तो कम हो जाएगा ना। बात क्लियर हुई? तो हमें इसे संतृप्त करने के लिए 2 कंडीशन मिली। क्या? या तो हम जलवाष्प की आपूर्ति कर दें, या तो उसके तापमान को। बात क्लियर हो गई? तो ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए ऐसा करने के बाद यहां पे 100 ग्राम इसकी क्षमता थी, हम 100 ग्राम तक इसको पहुंचा दिए। तो जब 100 ग्राम तक पहुंचा देंगे इसकी आपूर्ति, इसी चीज को कहेंगे क्या? ये है संतृप्त। इसी को कहेंगे क्या? संतृप्त अवस्था। कहने का मतलब जितनी जलवाष्प धारण करने की क्षमता है उतनी जलवाष्प की हम आपूर्ति कर दिए तो उसी को क्या कहेंगे? संतृप्त अवस्था। आप बात को समझिएगा। जब कोई भी वायुमंडल का कोई भी नमूना एक बार संतृप्त हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसके बाद शुरू हो जाता है आपका संघनन। उसी को क्या कहते हैं? ओशांक बिंदु, ड्यू पॉइंट। क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट। और एक बार जब किसी नमूने में संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसमें तापमान घटे या बढ़े, वो लगभग एक निश्चित समय तक चलती ही रहती है। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद की जो कहानी है, इसके आगे की जो कहानी है, हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक और आपके काम की। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी क्वायरीज आई हैं टेलीग्राम पर। बहुत लोगों के निवेदन है, कह सकते हैं, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जो क्लास पढ़ाई जा रही है उसका एमसीक्यू भी कराया जाए। मैं भी सोच रहा था कहाँ जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम तो आपका लेट है, अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी नहीं आया, सिलेबस की शुरुआत तो की गई है, लेकिन ऐसे पढ़ते रहेंगे भूलता भी रहेगा, ऐसा इस बात की संभावना, भाई ह्यूमन एरर तो संभावित है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, सारी चीजें आप माइंड में बना के नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। तो हम एक प्लान कर रहे हैं एमसीक्यू के लिए, जो टॉपिक अभी तक पढ़ा है आपने उसके बारे में। अभी हो सकता है सप्ताह में 1 से 2 दिन करें, फिर जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ेगी तो देखेंगे, हो सकता है कंटिन्यू भी रख दें। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो एमसीक्यू की बात है तो एमसीक्यू जल्दी आ रहा है, जल्दी ही आएगा। ठीक है, टाइमिंग अभी नहीं बता रहे हैं आपको, टाइमिंग कब आएगा, बस ये है कि 2-4 दिन में ये आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ऑफिशियल को आप विजिट कर सकते हैं। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी टेक्निकल टीम मेरी बार बार इस बात को कहती रहती है
और ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ आज क्लास को ओवर करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।